ऐसा लग रहा है कि हमें सुन रहे हो इतनी ताजी आवाज में सच में ऐसा लग रहा है वही आवाज है। आज भी ऐसा लगता है रियाज होती है आपके जी। अभी शो से ही आया अभी रफी साहब मुझे कहते थे बेटा इबादत समझ कर करना इसको प्रोफेशन में अभी यही लग रहा है नहीं इतनी बढ़िया आवाज है। आज बताइए आप वही कोई आपको जी जी स्वागत है। तो आपको समर्पित कुछ शब्द रहेंगे मेरे आखिरी के 1 मिनट में। चंद ही मिनटों में अपनी बात कहूँगा कि जब शब्द स्वर और संगीत मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से एटम बनता है, तो शब्द स्वर और जब संगीत मिलते हैं तो गीत बनता है। वाह और उसकी खुशबू फिर दशकों तक बरकरार रहती है। क्या बात है। उसी जिंदगी को हमने देखा है हमेशा। राजा साहब किंग ऑफ मेलोडी कहते थे उन्हें हमेशा, और वो एक लहजे के गाने नहीं दिए हैं, उनके भी स्वरूप कई तरह के थे गाने। वो जैसा कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, सारा संसार से मिल दिया आंखों में। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, लेकिन ये आंखों के लिए नहीं बोला जा रहा। तीसरी लाइन, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तो इतनी खूबसूरती यूं हसरतों के दाग वाली बात आपने बोली, तो खुद दिल से दिल की बात कही तो वही वाइंड अप कर दिया उन्होंने हसरतों के दाग। और वो भी डिटर्जेंट पाउडर निर्मा नहीं है, मोहब्बत से धो लिया। दिल से दिल की बात कही तो नो अफसोस, दिल से दिल की बात कही और बोलिए वो भी खामोश। अच्छा, घर से चले थे हम जो खुशी की तलाश में, है ना, और बस माना के सिग्नल पे गमराहा में खड़े थे, वही साथ हो नहीं चले थे खुशी की तलाश में, गमराहा में खड़े थे, बस जस्ट वेटिंग फॉर के आदमी गुजरे तो गमसाह में वो भी साथ हो दिया। वहां से लेकर के उन्होंने इतने अद्भुत गाने, हकीकत का वो गाना कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब बताओ पेट्रोटिज्म का वो कलर कितनी खूबसूरती से राजा साहब में समाया हुआ था कि ये जान देने जीने के मौसम तो बहुत आते हैं, जाने की रुत, मौसम और रुत दोनों एक है, लेकिन वही जैसे आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। इरादा तमन्ना एक ही है, और उनके पिरोने का जो लहजा होता है और उन्हें सजोने का जो तरीका होता है वो उनमें होता है। और उनके बारे में ज्यादा कहने से आप सबका समय का दुरुपयोग हो जाएगा। मैं उषा जी के बारे में कह दूं, संगीत घराने से है ना, बधाई हो बधाई जन्मदिन की है, मिलेंगे लड्डू हमको, दैट सॉन्ग, वहां से लेकर के वो हिमालय की गोद में वाला गाना, मैं छत पे खड़ा, हाँ, कितनी रवानगी संगीत की और कितना हरियाणापन है उस गाने में, है ना। वहां से लेकर के ये मेरे वतन के लोगों, इन्होंने सी रामचंद्रन जी के लिए 1962 में गा लिया था, लेकिन बाद में वो उनको समर्पित हुआ, जिन्हें समर्पित हुआ वो भी अच्छे। लेकिन बस एक ही बात कहूँगा आपके लिए कि हमारी इंडस्ट्री भी अजीब है, वसीयत किसी और की होती है और दस्तखत कोई और करता है। श्रृंगार नहीं होता, या यूं कह लो कि रुसवाइयों का कोई श्रृंगार नहीं होता। ये वो विधवा है जिसे कभी सफेद वस्त्र भी नहीं मिलता, ये वो विधवा है। लालपुरी जी के लड़के हैं, राजन लालपुरी जी, लेखक निर्देशक और डीओपी हैं, 50-60 फिल्में की हैं। तो हमने आपसे भी निवेदन किया कि आपने उनके साथ समय बिताया है, मदन जी के साथ, तो आप क्या नमस्कार सबको। नमस्कार। मदन जी के संगीत के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही हमारी रेंज से बहुत ऊपर है।
लेकिन मैं उनके 2 रिकॉर्डिंग अटेंड की है। क्या बात है। उनके नसीर जी ने जी स्टाइल, उनका स्टाइल जिस तरह का था, एक जब मैं पहली रिकॉर्डिंग उनकी अटेंड की, मैं तो बहुत छोटा था, तो किशोर कुमार जी थे। अच्छा, उस मदन जी का अटायर ऐसा था कि शर्ट पहनी थी, शर्ट के ऊपर लूप थे, उसके ऊपर बेल्ट पहनी थी, इतनी बड़ी स्टाइलिश रहते थे। और दिखने में फाइटर, एकदम स्टाइल उनका ऐसा था। किशोर कुमार जी एंटर किए, तो किशोर कुमार जी एंटर किए, किशोर कुमार शायद गाड़ी में सो के आ रहे थे। गाड़ी में जब आए, फेमस में रिकॉर्डिंग, फेमस तारते में, तो सोए। जैसे उन्होंने एंटर किया, मदन जी का सामना हुआ, वो देखे बिना सीधा भागे अंदर और जाके मुंह को धोके बाल बना के उसके बाद आया। मतलब इतना टेरर। और मैंने उनकी रिकॉर्डिंग में देखा, कोई भी म्यूजिशियन पेशाब करने के लिए या हिलने के लिए भी जाता तो 4 बार सोचता कि जाऊं कि नहीं जाऊं। मतलब उनका एकदम डिसिप्लिन, एकदम बहुत। तो ये तो रिकॉर्डिंग की बात। एक इंसिडेंट में फादर का बताता हूँ कि डैडी को उन्होंने बुलाया 11 बजे, नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग थी, तो 11 बजे सुबह सीटिंग थी। अच्छा, 11 उनका 11 तो 11 ही होता है। हाँ। अच्छा, एक और बात को, कोई भी उनकी सीटिंग 20-25 मिनट के ऊपर सीटिंग होती नहीं थी कभी भी। अच्छा। 20-25 मिनट में वो निपटा देते थे, बैठे बात किया, बस खत्म। हाँ, तो 11:30 बजे तक सीटिंग खत्म हो गई, नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग है। बोला एक काम करो नक्शा, आप शाम को 5-5:30 बजे गाना लिख के ले आओ। हेडर रोड पे उनका सीटिंग रूम, हेडर रोड से हेडी, हम लोग उस टाइम में मुरुड में रहते थे, तो वहां तो आना। हेडी ने वहां से टैक्सी पकड़ी हेरिन लाइन्स पे, हेरिन लाइन की बेंच पे बैठ के गाना लिखा। गाना लिख के शाम को 5 बजे उनके म्यूजिक रूम में पहुंचे। क्योंकि 5 बजे इसलिए बुलाया था क्योंकि 6 बजे हम लोग मतलब म्यूजिशियन और अरेंजर वगैरह आने वाले थे, मतलब रिकॉर्डिंग है। तो वो गाना ये था, रस्म उल्फत को निभाए थे। क्या बात है, वाह। तो गाना 4 घंटे में लिखा गया और उसके नेक्स्ट डे रिकॉर्ड। बहुत बड़ी बात। तो इस तरह का मदन जी। अच्छा, मदन जी का एक और प्लस पॉइंट था, उनको पोइट्री की समझ बहुत थी। आजकल जितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनको पोइट्री बिल्कुल नहीं समझते, उनको लैंग्वेज भी नहीं आती। उनको पोइट्री की समझ बहुत थी, इसलिए उनके गाने अच्छे भी होते थे, क्योंकि वो लिखवाना जानते थे, उसका मीटर जानते थे, सब प्रॉपर काम होता था उससे। और होनिक जी उनके भी असिस्टेंट थे, रोशन जी के भी असिस्टेंट थे। होनिक जी का कलर, मतलब दोनों के यहाँ एकदम डिफरेंट कलर, और दोनों एकदम अलग ढंग से का। उसके बाद में लास्ट में मदन जी के बाद में श्याम राव जी थे। श्याम राव जी ने भी काफी गाने किए उनके। बस यही है मदन जी का, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। है ना, जैसे कि बताया ना 1975 में वो चले गए। उसके बाद लैला मजनू रिलीज हुई, और लैला मजनू वाकई मासेस की गाने, सारे गाने ऐसे गाने थे कि हर चौराहे पर, गलियों में या हर जगह बजते थे। लेकिन वो दिन वो करके गए थे, बाकी वो दिन देख नहीं पाए। तो वो अब विनोद बराता साहब चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर हैं काफी उसमें, और मदन जी के साथ का एक किस्सा सुनाएंगे। आइए 15-20 मिनट हम ये वक्तव्य रखते फिर गाने शुरू करेंगे। बहुत अच्छा बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। नई नई चीजें सुनने। मैं तो बेसिकली फिल्म एडिटर हूँ और मदन मोहन जी का भक्त। तो जब भी उनकी रिकॉर्डिंग, फेमस ताजे हुई उनका फिक्स था, मीनू कात्रा और बंसाली, और वहाँ फिक्स होता था। आज भी मैं जब वहाँ ताजे से गुजरता हूँ तो कई कभी मेरी आंखों में पानी आ जाता है कि आज वो एक्सिस बैंक बन गई है, जो स्टूडियो जो इतना बिजी रहता था, और सारे बड़े गाने, सारे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्होंने गाने वहाँ रिकॉर्ड किए, आज वहाँ बैंक है और कुछ हो नहीं सकता। खैर वो तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो आपको उस दौर से गुजरना पड़ता है। मैं रेमनॉट लेबोरेटरी थी बड़ी में, तो वहाँ मैं एडिटिंग करता था। तो मदन साहब आ जाते थे, कभी उनको काम चलता था एडिटिंग में, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह के लिए मार्किंग्स,
और कभी कभी चिदानंद साहब को मिलने के लिए भी वो आते थे, उनकी डिस्कशंस वगैरह होते थे। तो वहाँ लेबोरेटरी के अंदर एक ऐसी घटना हो गई कि मैं वहाँ कहीं टेलीफोन में खड़ा था और नीचे जो वहाँ हमारा क्लार्क बैठा था, मिस्टर सांगेकर करते थे, वो ही वॉज अ टेरर। वो लोग डरते थे, वो सांगेकर कभी भी चिल्ला देते थे कभी, और ये तो हम खड़े थे, इतने में मदन मोहन साहब आए। उन्होंने उसको, वो अच्छी तरह से बात करते थे, ही वॉज वेरी हाईली प्रोफेशनल और इतने सौम्य व्यक्तित्व थे। उन्होंने सांगेकर साहब को पूछा कि इनकी एडिटिंग किस रूम में चल रही है। अब वो सांगेकर शायद अपने घर से बैगेज लेके आए थे। वो बेचारे बड़े दुखी थे और बिजी भी थे। मदन मोहन साहब ने फिर से उनको पूछा कि ये कहाँ एडिटिंग, कौन से रूम में है? वो सांगेकर को गुस्सा आया और बोला, तेरे को समझता नहीं, किधर बोलने का तेरे को क्या है, कितने बार बोलने का मगर, और जरा रुको उधर। ऐसा छाटा पड़ा हो सांगेकर को। मदन मोहन जी का हाथ फौजी आगे 5 किलो का फौजी गिर गए खुश। हाँ, he was very लेकिन उनका गुस्सा बड़ा है। तो अब मैं खड़ा हूँ वहाँ, मुझे पता था, तो मैं उनको बोला कि चलिए सर आप भी, तो मैं ले गया उनको एडिटिंग में, मेरी बात हुई, ये सब काम हो गया, वक्त निकल गया, ये सब। उसके बाद वो सांगेकर भी थोड़े अपने, उन्होंने रियलाइज किया कि मैंने गलती की। तो फिर मदन मोहन जी निकल गए, हम निकले, मैं नीचे छोड़ने के लिए गया। तो नीचे जाने के बाद गाड़ी में बैठ रहे थे, फिर बोले 1 मिनट रुको। फिर आए, लिफ्ट उस वक्त ऊपर जा रही थी, ऑलरेडी चली गई। तो वो क्लाइंब करके 2nd फ्लोर तक आए कि नहीं मैं रुकूंगा नहीं। रुके, वो सांगेकर को उन्होंने नमस्कार किया, उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं अपने आपे से बाहर चला गया, और आपको तो माफ़ी मांगने तक की हुई उनकी बहुत, इतनी अच्छी शख्सियत, इतने अच्छे संगीतकार, इतनी समझ। मैं तो हर बार फेमस ताजा में उनकी रिकॉर्डिंग होती थी, मैं वहाँ बैठा था। आखिरी जो मैंने उनका गाना रिकॉर्डिंग मैंने देखी, वो दस्तक, बैया ना धरो। मैं अपने आप को इतना खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसे व्यक्ति और ऐसे संगीतकार से पालना पड़ा, उनसे कई चीज़ें। देखिए, एक लेवल के इंसान, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए वो लिफ्ट के लिए रुके भी नहीं। When he realized it कि नहीं, मैंने गलती की है, तो मुझे मालिक को जाके मिलना चाहिए, और वो जाके मिले। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में कई स्थापित कलाकार होते हैं, निर्माता, निर्देशक होते हैं, तो उनके बच्चे वगैरह भी इसी लाइन में आते हैं, सफल होते हैं, नहीं भी होते, ज़्यादातर नहीं होते। लेकिन इनके पिता जो फिल्मिस्तान के संस्थापक भी रहे, चंदीलाल जी, वो नहीं चाहते थे कि ये स्टूडियो के ऑफिस के चक्कर काटें, इसलिए वो चाहते नहीं थे कि फिल्म इंडस्ट्री में आए मदन मोहन जी। वो अपने प्रयास से गए, फिर इस तरह से करते करते आए, और आते आते फिर दिल्ली सही बात हुई है कि संगीतकार गुलाम हैदर खान साहब ने शहीद के लिए लता जी और इन दोनों का एक युगल गीत किया था, रिकॉर्ड किया, और बाद में एस मुखर्जी साहब को सुनाया, तो इनकी काबिलियत को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था। ऐसा मालूम? हाँ, तो वही बात है कि जब किसी को अस्वीकार करते थे, लेकिन फिर भी वो बाद में वो इंसान या वो कलाकार इतना घर पे पहुंचता, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मदन जी ने भी सिद्ध किया। तो हम निर्माता स्वरात्मिका मिश्रा जी को आमंत्रित करेंगे। यहाँ पे करीब आपकी 10 फिल्में आ चुकी, सभी जानते हैं। और मैं सबको प्रणाम करती हूँ।
मैं एक्चुअली यहाँ बैठे हुए ये सोच रही थी कि देखिए काल का चक्र कैसे काम आता है जीवन में। हम सोचते हैं कि काल चक्र नहीं होता है, लेकिन मैं इसकी साक्षात आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये बात होगी कोई 1961 या 62 की, जब मदन मोहन जी ने एक कवि सम्मेलन में मेरी नानी जी को सुना, अरे डॉक्टर सुधा रानी शर्मा जी। क्या और मेरी मम्मी तब नए नए मंच पे बैठती थी, मंजू रंजना मिश्रा, उनको सुनते थे, जहाँ जहाँ जाते थे उनको सुनते थे और उनसे आग्रह करते थे कि आप जो है हमारी फिल्मों में आइए और लिखिए। मेरी नानी थोड़ी स्पिरिचुअल थी और क्योंकि वो क्लासिकल सिंगर में फोक सॉन्ग्स बहुत करती थी, तो नेचुरल और कविता में बहुत रुचि रखती थी। तो उन्होंने कहा मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि आप लोग जो हैं, और संगीत की पारंगत थी, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी की शिष्या रह चुकी थी, तो उनको क्लासिक्स में और उनको ये चाहिए था कि जब आप कोई गाना या कोई गीत या कोई भजन या गजल जो भी सुने वो रूहानियत होनी चाहिए, राइट। तो मदन मोहन जी से सिटिंग में बहुत उनकी बनती थी, लेकिन जब फिल्म के लिए कमर्शियल के लिए बनते थे तो उनको उसमें थोड़ा मनमुटाव हो जाता। और आप ये देखिए, दिस इज लेट 60s जब तक वो रहे, और वो मेरी मम्मी की शादी में भी उन्होंने शिरकत की और ये सब। कट टू, आई एम टॉकिंग अबाउट 2005, आई एम वर्किंग विद भरत बाला प्रोडक्शंस, और मुझे एक दिन फोन आया कि आदित्य चोपड़ा आपसे बात करना चाहते हैं। आई डिडंट नो हु ही वाज, लेकिन जब उन्होंने कहा आदि चोपड़ा बोला, मैंने कहा आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं आदित्य चोपड़ा। मैंने कहा वो कौन है? मैंने कहा मैं यश चोपड़ा जी का बेटा बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, मैं यश जी को जानती हूँ, क्योंकि यश जी इतने बड़े निर्माता, इतने बड़े निर्देशक, और उनका जो एक बिल्कुल आत्मीयता था। मैं ऑफिस में आई, सबसे मिली, सब कुछ हुआ। अब मुझे बुलाया गया संजीव कोहली जी, जो मदन मोहन जी के बेटे हैं, राइट। मैंने संजीव जी का नाम सुना था, लेकिन आई डिड नॉट पुट 2+2, राइट। आई मेट हिम, और उन्हें मेरा नाम जैसे ही सुना कि सुरात्मिका, उन्होंने कहा तुम सुधा की नाती हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कुछ पुराने कैसेट्स और सीडीज दिखाए जिसमें लिखा हुआ था मदन मोहन जी का जो भी गाना उन्होंने जो नहीं यूज किया था, उसके नीचे लिखा था सुधा, कि ये सुधा लिखेगी तो मैं ये गाने बनाऊंगा। तो मैं मन में सोची, मैंने कहा ये देखिए 40-50 साल के बाद मैं वहां जा रही हूँ, ये मतलब उनके साथ, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। संजीव जी के बेटे अक्षय, उनके साथ मैंने काम किया। देन इन 2005 आई वेंट टू काबुल, अफगानिस्तान, फॉर काबुल एक्सप्रेस। और क्योंकि बच्चों में कुछ तो अच्छा आता है नानी और माँ का, तो थोड़ा हम भी लिख लेते थे छोटा मोटा। तो प्रोडक्शन और बजट के बीच में मुझे कविता लिखने का शौक था, इंग्लिश और हिंदी में। तो जब मैंने अफगानिस्तान में जो वहाँ जो देखा, जो वहाँ के हालात देखे, उसमें मैंने कुछ कविता लिखी, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए था और मैंने उसको बंद करके रख दिया। एक दिन मीटिंग में संजीव जी, आदि, यश जी, हम सब लोग बैठे हुए थे। हम लोग की प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने कहीं तो पलटा पलट गया जहाँ पे मेरी वो कविता लिखी हुई थी, और क्योंकि हिंदी में लिखी हुई थी उन्होंने कहा पढ़ के सुना। मैंने पढ़ के सुना, मुझे नहीं मालूम था। अगले दिन मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बुलाया गया कि ये राघव सच्चन है, ये आपका म्यूजिक करेंगे, आप इसको। मुझे लिरिक्स नहीं लिखना आता, मुझे कविता लिखनी आती है। उसका एक मीटर होता है, उसमें एक मुखड़ा होता है, अंतरा होता है, उसका ब्रिज होता है। ऐसे आई कैन नॉट डू दिस। मैंने अपना मर्म लिख दिया, अब आपको इसको कैसे बनाना है बना दीजिए। तो आई एम सेइंग ये उन्होंने बनाया है गाना। तो मेरी जर्नी मदन मोहन जी से जो शुरू हुई थी बूम से, वो यहाँ आके खत्म हुई। और मैंने अभी भी संजीव जी को भी मैसेज किया था, तो उन्होंने यही कहा कि बच्चे आप इसको एंजॉय कर रहे हो और आप उनकी म्यूजिक सुन रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो और जैसे आपने कहा, आपने जब गाना गाया मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी, राइट। तो मैं आपसे आशीर्वाद है आप लोग का कि आप लोग के जो गाने जो गा दिए हैं वो आज भी हमारे दिल में इतने धड़कते हैं, और आज की दुनिया हमने उनको याद नहीं रहती, जो आप लोग ने गा दिया ना वो हमारे दिलों में रहती है। नहीं बट आई एम सेइंग, लेकिन आपने बड़े लोगों के साथ काम किया तो उसका आशीर्वाद हमको भी मिलता है, क्योंकि आपकी आवाज जब आती है और हम रेडियो पे सुनते हैं तो मुझे जो रूहानियत मिलती है वो सर ने किया है। तो मैं मुझे यही प्रणाम करती हूँ। 10 मिनट बाद हम गाने का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आगे और अभिनेत्री रेखा चौधरी, आनंद जी आप बोलेंगे, बस 5 मिनट आप बोलेंगे कि बस 3 के बाद हम फिर गाने शुरू करेंगे। सारे बड़े बड़े गायक हैं आज। हाँ, आप सभी को इसलिए नमस्कार। सुनेंगे आपको।
बहुत सारी चीजें की और मैं किसी भी चीज को रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि मदन मोहन जी के बारे में बहुत कुछ आप जान चुके हैं और कई शख्स ऐसे हैं जो बहुत कुछ जानते भी हैं और हम बहुत कम चीजें जानते हैं। लेकिन एक बात कहूंगी कि कुछ लोग कहते हैं कि संगीत टॉनिक का, दवाई का काम करता है कुछ हद तक, लेकिन मेरा मानना है कि जो संगीत प्रेमी हैं और जिनके दिल धड़कते हैं सिर्फ संगीत के लिए, उनके लिए 90% संगीत काम करता है दवाई का। भले ही उनको दवाई ना मिले लेकिन संगीत मिले तो उनका दिल खुश हो जाता है। और मदन मोहन जी के बारे में सिर्फ इतना कहूंगी कि उन्होंने अपने संगीत को अलग अलग धुनों में इस तरह से गूंथा कि आज भी उनका गीत संगीत लोगों के दिल पर दस्तक देता है। कानों के जरिए दिल में उतर कर इस तरह से कुछ कहता है कि लफ्जों के जरिए बयां कर पाना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। और ओपी जी नैयर ने एक बात कही थी, वो ये शायद अभी तक किसी ने नहीं बोला तो मैं बोल देती हूँ ये बात, कि लता जी जैसी आवाज और मदन मोहन जी जैसा संगीत अभी तक नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच। लता जी कहती थी मदन जी के लिए कि संगीत का दूसरे संगीतकारों ने लता जी के लिए गाने बनाए, वो मदन मोहन जी गाना बनाते। ये लता जी की थी। आइए 5-5 मिनट का समय। मदन मोहन जी के जन्मशती के अवसर पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि और उनकी याद इसलिए बहुत यादगार है कि ऐसा महान संगीतकार, वो भारत के शायद पहले ऐसे संगीतकार होंगे जिनको डिजिटल रूप में फिर से साकार करने का जो है महान कार्य यश जी ने किया। और ऐसी लगन जो है, हमें ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं के लिए हमें इसका अनुकरण करना चाहिए। और चाहे वो लेखक हों, आज भी कई कालजयी लेखक हैं जिनका डिजिटल अवतार नहीं आया है। तो जैसे मदन मोहन जी के साथ हुआ, विगजारा में जो उनको पुनर्जीवित किया, उनकी धुनों को, उनकी स्पिरिट को और उनकी भावनाओं को एक कलात्मक रूप से और पूरे नाजो अंदाज के साथ और पूरी खूबसूरती के साथ उस संगीत को साकार किया गया। ऐसा प्रयोग कई विलक्षण प्रतिभाशाली लोग जो समय से पहले चले जाते हैं उनके साथ भी होना चाहिए। ऐसी भावना मैं रखता हूँ, ऐसे प्रयोग और ऐसी प्रतिबद्धता रचनात्मक लोगों के साथ हो, चाहे वो लेखक हों या संगीतकार हों, क्योंकि ऐसी अद्भुत प्रतिभाएं नहीं होती। ऐसी अद्भुत प्रतिभाएं चली जाती हैं, उनकी धुनें रह जाती हैं और गीत रह जाते हैं। तो ऐसे प्रयोग हों और शायद ऐसे बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनका डिजिटल पुनर्जन्म, आज एआई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है, तो वो सब का उपयोग करके कोई विलक्षण प्रयोग करने चाहिए। इस सुझाव के साथ मैं मदन मोहन जी को याद करता हूँ उनके जन्मशती के अवसर पर। और हम सबको उनसे प्रेरणा लेने की बात है। ऐसे कालजयी कृतियां हमें सदा प्रेरणा देती रहेंगी, चाहे गीत हो, संगीत हो या शख्सियत हो। तो उनको विनम्र अभिवादन। मैडम आई, आप आई। हमारे बीच श्रीमती रजिया आरिफ फेमस थाई शेफ। अरे आज सुबह बात हुई थी, फिर इन्होंने मैडम ने कंफर्म नहीं किया था, तो मैंने इनके बारे में परिचय की तैयारी। हाई शेफ ये है। हाँ वो है, आपका बता दीजिए ना। आप तो मैडम, हाँ अच्छा आप आई थी शायद। यस, उर्दू की बड़ी विद्वान है, उर्दू सीखते हैं सभी, और हम भी कभी कभी फोन पर आपसे सलाह सीख लेते जी। मैंने गजल पढ़ने का सोचा था, लेकिन अभी मैं कुछ बोल ही देती हूँ। पढ़िए ना आप भी गजल, स्वागत है आपका। सुनना चाहिए, बोलना और गजल भी चाहिए, नहीं है। और वो सिलसिला शुरू